हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार। आप सभी को मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखा जाए तो हर साल किसी न किसी प्रकार से एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले इस जो चैप्टर का नाम है बता देना चाहता हूँ। इस चैप्टर का जो नाम है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, तो थोड़ा हम लोग केमिस्ट्री का डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के जो है हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, मगर यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। यस, कितना पार्ट में? मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांटते हैं। ऐसे और भी इनके पार्ट है। यस, एक फिजिकल केमिस्ट्री और एक केमिकल केमिस्ट्री। यस, और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, और भी ऐसे इनऑर्गेनिक भी है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री मुख्य रूप से है। और सबसे पहले केमिस्ट्री का जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, केमिस्ट्री का जो जनक है वो एंटोनियो लिवाइजर को बोला जाता है ना। यानी केमिस्ट्री का इस तरह से बोल जा सकता है, पितामह भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक जो है, टॉपिक पे आते हैं अपना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन समझते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती क्या चीज है? इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ टूटकर या फिर मिलकर, ठीक है, जब नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पदार्थ लीजिए और ये दूसरा पदार्थ लिए। जब ये दोनों आपस में मिला तो क्या बनाया? एक तीसरा पदार्थ बनाया। ठीक है, तो ये जो नया पदार्थ बना हम लोग का, ये जो न्यू पदार्थ बना है, यस, न्यू मैटर बना, वो जो मूल पदार्थ है, ये फंडामेंटल मैटर इसको बोलेंगे। फंडामेंटल मैटर से जो उसका गुण होगा यानी क्वालिटी होगा वो डिफरेंस होगा, मतलब भिन्न होगा। मान लीजिए हम लोग चावल लिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए और कुछ ले लेते हैं, पल्सेस ले लेते हैं। यस, पल्सेस ले लिए, और जब ये दोनों आपस में मिला तो मान लीजिए इधर क्या पक गया? मान लीजिए खिचड़ी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं। और खिचड़ी बनता है तो चावल और दाल से तो भिन्न ही होता है। तो इस तरह से नए पदार्थ बनता है ना, तो वो समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे में मान लीजिए हम लोग आयरन है, तो आयरन हम लोग बरसात के मौसम में यदि कभी कभी छोड़ देते हैं, लोहा छोड़ दिए, तो उसमें देखते हैं जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं या नमी के संपर्क में आते हैं। नमी तो एक्चुअली उसमें ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हम लोग जब नमी में जो होती है वह एक वाटर का ही रूप होता है। तो H2O होता है उसका, मान लीजिए फॉर्मूला, मान लीजिए वो H2O होता ही है। तो इसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन का जब 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जब आपस में मिलता है तब जाके एक जल का अणु का निर्माण करता है। यदि यहाँ पर हम लोग 3 परमाणु दे दिया हाइड्रोजन का और इसका 1 परमाणु दे दिए तो ये जल कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो उसमें जंग लग के ब्राउन कलर का उस पर जंग लग जाती है, तो हम लोग समझते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या फिर हम लोग भोजन लिए, अब भोजन खाए तो पचा डाइजेस्ट हुआ, फिर उसके बाद हम लोग आउट कर दिए, तो एक प्रकार की एक रासायनिक अभिक्रिया ये भी हुआ है। या फिर हम लोग लिए एक ईंधन लिए, फ्यूल लिए, और फ्यूल जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी की तेल भी होती है, तो उसको लिए। उसके बाद जब हम लोग गाड़ी में देखते हैं तो कुछ देरी जाने के बाद वो खत्म हो जाती है, तेल खत्म हो गया। तो रीजन ये होता है रासायनिक अभिक्रिया का ही रूप है, जब उसका तेल एक ऊर्जा के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। या फिर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, कार्बन, शीर्षक योग्य कार्बन हो गया, ओ से ऑक्सीजन लिए है ना। तो अब देखिए, अब बोले कार्बन एक, मान लीजिए एक यहाँ 2 क्यों नहीं लिखे और यहाँ क्यों लिखे? तो इसको हम लोग 10th में देखेंगे कि क्यों है डाई एटॉमिक होती है और एक सिंगल एटॉमिक होती है।
तो ये 10th में हम लोग देखेंगे या अगले क्लास में देखेंगे। तो ये कार्बन ऑक्सीजन लिए हम लोग, तो ये जब दोनों मिलेगा आपस में तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यानी बोले आप किसी इसको मिलाएंगे कैसे हम लोग, तो इसमें नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल मतलब प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे में कार्बन है तो कार्बन देखिए, कार्बन का एक अपरूप होता है, कार्बन एक प्रकार की यहाँ पे नॉनमेटल है, और इसका मतलब मान लीजिए कल से इसका एक चाइल्ड होता है या एलोट्रोप्स बोलते हैं, हम लोग एक देहाती भाषा में ले लेते हैं। इसका मान लीजिए एक चिल्ड्रन होता है, जैसे जिसमें हो गया, इसमें डायमंड हो गया आपका, ठीक है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, कोल हो गया, है ना। तो ये सब इसका एलोट्रोप्स होते हैं, प्रूफ होती है। तो जब हम लोग मान लीजिए इसको यहाँ पर से कोल मिस हो गया, कोयला को जब हम लोग ऑक्सीजन में जलाएंगे ना, तो गांव देहात में अधिकांश कोयला पर खाना लोग बनाता है, तो जब कोई ऑक्सीजन, जब कार्बन जलाता है ना, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो निकलती है उतना बहुत ज्यादा धुआं मतलब देती है। तो गांव देहात में जो धुआं देने की वजह होता है ना, कार्बन का गुण होता है, जिस कोयला में जितना ज्यादा कार्बन होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी कोयला माना जाता है ना। कोयला चैप्टर देखेंगे उसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे, मगर यहाँ इतना ही देखते हैं, जब कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए ये पहला पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है। जब ये पहला पदार्थ और दूसरा पदार्थ जब मिला तो ये तीसरा पदार्थ का निर्माण किया, और ये तीसरा नया पदार्थ बना ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस के रूप में बना, ठीक है, ये भी गैस है, और ये गैस के संपर्क में ये मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड जब आपस में ऑक्सीजन के संपर्क में आया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उसको मतलब रिलीज करता है, तो ये नया पदार्थ बना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और भी हम लोग ले सकते हैं, मैग्नीशियम को यदि हम लोग, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में इसको भी यदि हम लोग जलाएंगे तो ये MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना। तो ये भी एक पदार्थ है। देखिए कम पर एक पदार्थ मिल रहा है कि नहीं, ये दूसरा पदार्थ है, और ये तीसरा पदार्थ का नया पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर से दो से अधिक भी हो सकता है, मान लीजिए हम लोग C भी ले सकते हैं, A B C 3 भी पदार्थ मिल सकते हैं, तो तीसरा पदार्थ मिलकर ABC नया पदार्थ बनाएगा, या फिर मतलब मिनिमम 2 होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं कि मतलब 2 पदार्थ होना ही चाहिए, एक पदार्थ भी टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे हम A है और A पदार्थ टूटा तो इसमें एक नया पदार्थ A भी बनाया, तो यहाँ टूटने, अब बोले टूटेगा कैसे, तो इसको सर हम लोग हीट देंगे, ठीक है, हीट देंगे। तो हीट देने के लिए चाहे वो आप इलेक्ट्रिक लाइट का हीट दीजिए, या फिर आप कोयला का हीट दीजिए, या फिर सनलाइट का हीट दीजिए, मतलब किसी भी रूप में हीट दीजिएगा तो टूटेगा। जैसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, यस, मान लीजिए हम लोग CaCO3 लिए, यस, तो जब इसको हम लोग हीट देंगे तो ये हम लोग का टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में, यस, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 2 ही पदार्थ आपस में मिलेगा तो नया पदार्थ का निर्माण करेगा, वैसे कुछ नहीं, एक पदार्थ भी टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है ना। तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया दुनिया में अधिकांश जो चीजें जितना भी देखते हैं हम लोग, साइंस की प्रक्रिया जितना भी होती है, अधिकांश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही हम लोग का जो नया नया चीजें देखने के लिए मिलता है और रासायनिक अभिक्रिया का ही देन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत चीज पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया का कितने प्रकार की होती है, किस टाइप के हम लोग होती है। तो हम लोग इस तरह समझ गए रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज है। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए हम लोग A + B ये 2 पदार्थ आपस में बनाए, ठीक है, मिला, तो जब नया पदार्थ आपस में बनता है ना, तो ये दोनों पदार्थ, तो इधर वाला बोलते हैं हम लोग, देखिए ये मान लीजिए इधर LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इधर RHS साइड, इसलिए इसको बता रहे हैं ना, इसको बहुत जरूरी है केमिकल इक्वेशन में समझने के लिए, थोड़ा सा इसलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो LHS को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, मतलब वैसे पदार्थ। अब बोले रिएक्टेंट किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे हम लोग कार्बन जला रहे हैं ऑक्सीजन के संपर्क में, और मतलब ऑक्सीजन तो है ही, एक्चुअली हम लोग कार्बन जलाते हैं, मतलब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन से ऐसा ही संपर्क कर लेती है। तो जब कार्बन को हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में, तो वो पदार्थ जो कहलाया हम लोग का, वो रिएक्टेंट कहलाया, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ठीक। और फिर जब वो नया पदार्थ बना, कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है, CO2 बनता है, तो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसको बोलने अपने बोलचाल के भाषा में लोग इस तरह बोल सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी ऐसे कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई भी पदार्थ भाग लेता है,
है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है, यानी अभिकारक कहलाता है। और अभिकारक मतलब भाग लेने के बाद जब नए पदार्थ का निर्माण करता है तो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, यानी उत्पाद कहलाता है। ऐसे भी कोई भी चीज हम लोग, आलू हो या चावल हो या गेहूं हो, जब उत्पाद करते हैं मतलब पैदा करते हैं तो उत्पादित कहलाता है। कितना उत्पादन हुआ, 100 क्विंटल, 10 क्विंटल, इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि नहीं, तो वही कहलाया हम लोग का प्रोडक्ट कहलाया। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ से ये समझ गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होती क्या चीज है, कुछ नहीं हम लोग। और इस तरह भी पूछ सकता है कि रिएक्टेंट को हम लोग तीर, इसको हम एरो बोलते हैं, तीर के किस ओर लिखते हैं, तो इसको हम लोग बाई ओर लिखते हैं। और उसको हम लोग किस तरह, प्रोडक्ट को बाई ओर लिखते हैं, है ना, RHS तरफ, यानी प्रोडक्ट RHS कहलाता है ना, और रिएक्टेंट जो होती है LHS कहलाता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन। यस, केमिकल इक्वेशन हो क्या चीज है। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग अब हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में देखेंगे, यानी रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड ही है रासायनिक समीकरण, ऐसा कुछ नहीं कि वो अलग से हम लोग को कुछ समझना है। इसमें थोड़ा सा सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि जब मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन लिए और जब ये क्लोरीन का संपर्क में आया तो ये HCl मान लीजिए गैस बनाया, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, और ये अमाशय में पाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे इसका मतलब दो परमाणु है, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का दो परमाणु है, ठीक है, बट इधर एक परमाणु, इधर दो परमाणु है, तो ये मतलब बैलेंस करना होता है, तो इसको भी हम लोग मान लीजिए दो से कर दे। रीजन ये होता है, हम लोग 9th में पढ़े थे कि जब भी इन्होंने दिया था, एंटोनी लेवाइजर ने ही दिया था कि कंजर्वेशन ऑफ मास, जब इधर रिएक्टेंट कि जितना तत्वों का परमाणु होना चाहिए या मास होना चाहिए उतना ही ये उत्पाद का ही मास होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग को बैलेंस संतुलित करना होता है। तो रासायनिक समीकरण का मेन मकसद भी यही होता है कि हम लोग को बैलेंस मतलब संतुलित करने में क्या हो, इजी हो, जिसके वजह से हम लोग ये सूत्र एवं संकेतों के माध्यम से लिखते हैं। ठीक है, जैसे में ये संकेत हो गया, ये हाइड्रोजन संकेत है, क्लोरीन संकेत है, ये एक तरह से मान लीजिए एक मतलब सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। यदि हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग पूरा इस तरह से लिखे, हाइड्रोजन लिखे, फिर यहाँ पर क्लोरीन लिखे, क्लोरीन लिखे, फिर यहाँ पर लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इतना लिखे तो इसमें हम लोग का पूरी अच्छी तरह से नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे कितना परमाणु है, कितना मतलब कौन सा तत्व का कितना परमाणु है, इससे ना पता लगेगा। या फिर यार यहाँ पर भी पता नहीं लगेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कितना मतलब कौन सा तत्व का कितना परमाणु है। तो इसको मतलब समझने के लिए, इसको आसान करने के लिए, जिससे हम लोग का क्या हो, बैलेंस करने में, संतुलित करने में क्या हो, आसान हो। अब उन्हें संतुलित करना क्या होता है इसमें, तो इसमें कोई घबराने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संतुलित करना हम लोग आगे देखेंगे कि रासायनिक संतुलित समीकरण या फिर केमिकल जो होती है रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो क्या चीज होती है, तो आगे देखेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सिर्फ ये समझते हैं रासायनिक समीकरण। तो या फिर एक वजह और होता है, हम लोग का समय बचाने में जो होता है काम मतलब आसान होता है, समय बचत होती है इसको सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से दर्शाने में। जैसे में नहीं देखते हम लोग, कभी भी बच्चा या स्कूल है तो स्कूल के सामने विद्यालय का साइन दे दिया जाता है, या फिर बड़ी शहर है तो बड़ी शहर के बीच में क्या होती है, लाल बत्ती, हरी बत्ती, इस तरह से मतलब जलता है, जिससे मतलब लाल बत्ती जला तो रुक जाना है, हरा बत्ती जाना है तो मतलब चले जाना है। तो रीजन ये होता है कि यदि कोई वहां पर लिखा रहेगा कि अभी मतलब आगे जाने से मतलब क्या हो सकता है, खतरा है, तो इतना पढ़ते हुए क्या होता है कि यदि उसके पढ़ने लगे तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब दुर्घटना से बचने के लिए लोग ऐसा मतलब चीज को वहां पर आकर्षित करता है कि लोग दूर से ही देखकर समझ जाए। तो इसी प्रकार यहाँ से भी हम लोग का समय बचाने के लिए भी कह सके, या फिर मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में भी क्या हो, आसान पड़ता है, जिसे आसानी से हम लोग कर लेते हैं। रीजन ये होता है। तो यही है, मतलब हम लोग कह सकते हैं एक तरह से डिफिनेशन के तौर पर, जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से यस दर्शाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग आज तक मतलब यही देखेंगे, यही तक देखते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे, मतलब टॉपिक है इसके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन सब देखेंगे। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरह से रिएक्शन की अभिक्रिया मतलब प्रकार देखेंगे, और उसमें मतलब एग्जाम्पल सहित हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
आने का इंतजार करते हैं। ठीक है, आज तक यही। हाँ, तब तक खुश रहिए, हेल्दी। धन्यवाद।